हमारे आज के स्रोतों की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से होती है। कैरल ड्वेक जब एक युवा शोधकर्ता थी, तो वो बच्चों को कुछ मुश्किल पहेलियां हल करते हुए देख रही थी। हाँ। और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने मतलब सब कुछ बदल दिया। जैसे जैसे पहेलियां मुश्किल होती गईं, कुछ बच्चे तो परेशान हो गए, लेकिन कुछ बच्चों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। हाँ, ये सच में हैरान करने वाला था। एक 10 साल के बच्चे ने तो अपनी कुर्सी आगे खींची, हाथ मले और बोला, मुझे चुनौती पसंद है। क्या बात है। और एक दूसरे बच्चे ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि इससे कुछ सीखने को मिलेगा। कमाल है। मतलब ये बच्चे असफलता से डर नहीं रहे थे, बल्कि उसे एक मौके की तरह देख रहे थे। हाँ बिल्कुल, उन्हें लग रहा था कि इन मुश्किल पहेलियों से वे और होशियार बन रहे हैं। और यहीं से दो बिल्कुल अलग तरह की सोच, या जिसे ड्वेक मानसिकता कहती हैं, उसका विचार सामने आया। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं, ये समझने के लिए कि हमारी सोच का एक छोटा सा पहलू हमारी पूरी जिंदगी पर कैसे असर डालता है। बिल्कुल। और ये चर्चा दो मुख्य विचारों के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला है स्थिर मानसिकता, जिसे अंग्रेजी में फिक्स्ड माइंडसेट, और दूसरा है विकास की मानसिकता, यानी ग्रोथ माइंडसेट। और जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ अकादमिक शब्द नहीं है। ये तय करते हैं कि हम अपनी काबिलियत, अपने रिश्तों और अपनी असफलताओं को कैसे देखते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये दो मानसिकताएं हैं क्या और ये हमारे अंदर काम कैसे करती हैं। सबसे पहले स्थिर मानसिकता, जैसा कि नाम से ही जाहिर है ना, ये सोच मानती है कि हमारी बुद्धि, हमारी प्रतिभा, हमारा व्यक्तित्व, ये सब कुछ पत्थर की लकीर है। हाँ, मतलब जन्म से तय है और इसे बदला नहीं जा सकता। और जब आप ये मानने लगते हैं, तो आपकी जिंदगी का मकसद कुछ नया सीखना नहीं रह जाता। तो क्या बन जाता? वो बन जाता है बार बार ये साबित करना कि आप काबिल हैं। हर काम, हर बातचीत एक टेस्ट जैसा बन जाता है। अच्छा। आपको लगता है कि अगर आप फेल हुए तो लोग आपको ही फेल मान लेंगे। आपकी पूरी पहचान दांव पर लग जाती है। ये तो बहुत दबाव वाली बात है, हर वक्त खुद को साबित करते रहना। लेकिन दूसरी तरफ है विकास की मानसिकता। ये सोच क्या है? ये सोच इस बुनियादी विचार पर आधारित है कि हमारी क्षमताओं को मेहनत, लगन और सही तरीकों से विकसित किया जा सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी आइंस्टाइन बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सबकी शुरुआत अलग अलग जगहों से होती है, लेकिन ये मानसिकता मानती है कि सालों के जुनून, मेहनत और अभ्यास से कोई भी अपनी क्षमता को बहुत आगे ले जा सकता है। इसे समझने के लिए स्रोतों में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। मान लीजिए कि किसी का दिन बहुत खराब जा रहा है। सुबह उसकी पसंदीदा क्लास में मिड टर्म परीक्षा का रिजल्ट आता है और उसे C+ ग्रेड मिलता है। फिर शाम को जब वो घर लौटता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी पर पार्किंग का टिकट लगा हुआ है। और हद तो तब हो जाती है जब वो इन सब के बारे में बात करने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन करता है और दोस्त उसकी बात ठीक से नहीं सुनता। उफ, सच में बहुत बुरा दिन। तो जब स्थिर मानसिकता वाले लोगों से पूछा गया कि इन सब के बाद वे क्या सोचेंगे, तो उनके जवाब मतलब चौंकाने वाले थे। हाँ, उन्होंने कहा, मैं खुद को हारा हुआ महसूस करूंगा। मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ। मेरी जिंदगी ही बेकार है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि मैं कचरा हूँ। सोचिए, वे इन अलग अलग घटनाओं को आपस में जोड़कर अपनी काबिलियत और अपनी कीमत पर एक फैसला सुना रहे हैं। मतलब परीक्षा में कम नंबर का मतलब है मैं बेवकूफ हूँ। हाँ, और दोस्त के ठीक से बात न करने का मतलब है मैं किसी को पसंद नहीं हूँ। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ कोई सोच रहा है मैं ही बेकार हूँ, और दूसरी तरफ विकास की मानसिकता वाले लोगों ने क्या कहा? उनके जवाब बिल्कुल अलग थे। उन्होंने कहा, मुझे अगली परीक्षा के लिए और मेहनत करनी होगी। ठीक है। मुझे अपनी कार पार्क करते समय ज्यादा सावधान रहना होगा। और लगता है मेरे दोस्त का दिन भी आज अच्छा नहीं था, मैं बाद में बात करूंगा। तो वो समस्या को अपनी पहचान से नहीं जोड़ रहे। बिल्कुल नहीं। वे असफलता से खुद को परिभाषित नहीं करते हैं, बल्कि उसे एक ऐसी चीज के तौर पर देखते हैं जिससे निपटना है, जिससे सीखना है और जिसे हल करना है। ये फर्क वाकई बहुत बड़ा है, और मुझे लगता है कि ये प्रयास यानी एफर्ट को देखने के नजरिए से भी जुड़ा है। हाँ। स्थिर मानसिकता वाले मेहनत को कैसे देखते हैं? उनके लिए मेहनत करना एक बुरी चीज है। उनकी सोच होती है कि अगर कोई सच में जीनियस या टैलेंटेड है तो उसे मेहनत की जरूरत ही नहीं है। एकदम सही, सब कुछ आसानी से हो जाना चाहिए। अगर आपको मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप में वो बात नहीं है। जब कैल्विन अपनी दोस्त सूजी को होमवर्क के लिए बहुत मेहनत करते देखता है, हाँ, तो वो बड़े ताज्जुब से कहता है, तुम इतना काम करती हो, मुझे तो लगा था कि तुम स्मार्ट हो। बिल्कुल। ये स्थिर मानसिकता का एक आदर्श उदाहरण है। जबकि विकास की मानसिकता के लिए उनके लिए तो प्रयास ही सब कुछ है। प्रयास ही वो चिंगारी है
जो काबिलियत को जलाकर उसे उपलब्धि में बदल देती है। डार्विन और टॉल्स्टॉय जैसे लोग, जिन्हें बचपन में साधारण समझा जाता था, उनके लगन और अथक प्रयास ने ही उन्हें महान बनाया। और प्रयास के साथ ही आती है असफलता। अगर स्थिर मानसिकता में मेहनत करना बुरा है तो असफल होना तो तबाही जैसा होगा। हाँ, बिल्कुल। स्थिर मानसिकता में असफलता आपकी पहचान बन जाती है। आप असफल नहीं होते, आप एक असफलता बन जाते हैं। इसका कोई उदाहरण है? एक बहुत ही दुखद उदाहरण बर्नार्ड लुइसो का है। लुइसो दुनिया के शीर्ष शेफ्स में से एक थे। फ्रांस में कुछ ही रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें गाइड मिशेलिन से 3 स्टार की सबसे ऊंची रेटिंग मिलती है, और उनका रेस्टोरेंट उनमें से एक था। मतलब वो अपने काम के शिखर करते। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर एक दूसरी रेस्टोरेंट गाइड ने उनकी रेटिंग 20 में से 19 से घटाकर 17 कर दी। अच्छा। और साथ ही ये अफवाह भी फैलने लगी कि शायद मिशेलिन भी उनका 1 स्टार छीन सकता है। लुइसो के लिए ये विचार कि वो अब परफेक्ट नहीं रहेंगे इतना असहनीय था कि उन्होंने अपनी जान ले ली। अविश्वसनीय। उन्होंने असफलता की संभावना को अपनी पहचान का अंत मान लिया। मतलब दुनिया के शीर्ष पर पहुंचकर भी एक छोटी सी रेटिंग गिरने के डर ने उनकी जान ले ली। ये दिखाता है कि स्थिर मानसिकता कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? क्या कोई ऐसा भी है जिसने इतनी बड़ी असफलता का सामना विकास की मानसिकता से किया हो? बहुत अच्छा सवाल है। और इसका जवाब है हाँ। स्रोतों में जिम मार्शल का उदाहरण दिया गया है, जो एक मशहूर अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी थे। अच्छा। एक बहुत बड़े मैच में जो राष्ट्रीय टेलीविजन पर लाइव था, उन्होंने गलती से बॉल उठाकर अपनी ही टीम के खिलाफ गोल कर दिया। हे भगवान, ये तो किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बुरा सपना होगा। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। वो उनके जीवन का सबसे शर्मनाक पल था। लेकिन मैच के बाद उन्होंने प्रेस का सामना किया, अपनी गलती मानी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने अपनी टीम को निराश किया, मैंने खुद को निराश किया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। अच्छा। उन्होंने उस अनुभव को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने उससे सीखा और आगे चलकर एक बेहतर खिलाड़ी और एक बेहतर इंसान बने। उन्होंने असफलता को एक घटना के रूप में देखा, अपनी पहचान के रूप में नहीं। ये साफ दिखाता है कि एक ही जैसी स्थिति में दो लोग कितना अलग महसूस कर सकते हैं और कितनी अलग तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये मानसिकताएं बनती कैसे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और स्रोतों के अनुसार इसका बहुत बड़ा लेना देना हमारे बचपन के अनुभवों से है। मतलब हमारे माता पिता और शिक्षकों से? हाँ, खास तौर पर जिस तरह से वे हमारी प्रशंसा करते हैं। इस पर एक बहुत दिलचस्प शोध हुआ। बताइए उसके बारे में। शोधकर्ताओं ने बच्चों के 2 समूह बनाए और उन्हें कुछ पहेलियां दी। जब पहले समूह के बच्चों ने पहेलियां हल कर ली तो उनकी प्रशंसा उनकी बुद्धि के लिए की गई। उन्हें कहा गया, वाह, तुम बहुत स्मार्ट हो। ठीक है, ये तो बहुत आम तरीका है तारीफ करने का, हम सब करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके नतीजे बहुत चौंकाने वाले थे। जैसे ही बच्चों को स्मार्ट का लेबल मिला, उन्होंने स्थिर मानसिकता अपना ली। कैसे? जब उन्हें और मुश्किल पहेलियां चुनने का विकल्प दिया गया तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे असफल हुए तो वे स्मार्ट नहीं कहलाएंगे। उनकी पूरी पहचान दांव पर लग गई थी। ये तो डरावना है। सिर्फ तुम स्मार्ट हो कहने से बच्चे चुनौती लेने से डरने लगे? इससे भी ज्यादा डरावनी बात आगे हुई। जब उन बच्चों को अपने स्कोर के बारे में दूसरों को बताने का मौका मिला तो उनमें से लगभग 40% बच्चों ने झूठ बोला। बाप रे। हाँ, उन्होंने अपने स्कोर को बढ़ा चढ़ाकर बताया ताकि वे दूसरों की नजरों में स्मार्ट बने रहें। इसका मतलब तारीफ करना ही गलत है, या फिर प्रशंसा करने का कोई सही तरीका भी है? बिल्कुल, यही सबसे जरूरी सवाल है। तारीफ करना गलत नहीं है, लेकिन किस चीज की प्रशंसा की जा रही है उससे सारा फर्क पड़ता है। तो दूसरे समूह के साथ क्या हुआ? जो दूसरा समूह था, जब उन्होंने पहेलियां हल की तो उनकी प्रशंसा उनकी प्रक्रिया और प्रयास के लिए की गई। उन्हें कहा गया, वाह, तुमने सच में इसके लिए बहुत मेहनत की। अच्छा, तो उनकी प्रतिभा की नहीं बल्कि उनकी मेहनत की तारीफ की गई। हाँ, इसे प्रक्रिया की प्रशंसा या प्रोसेस प्रेज कहते हैं। ये बच्चों को सिखाता है कि सफलता मेहनत, रणनीति और लगन से मिलती है, न कि किसी जन्मजात प्रतिभा से। और इसका असर क्या हुआ? जमीन आसमान का फर्क था। इन बच्चों ने मुश्किल चुनौतियों को चुना, उन्हें हल करने में उन्हें ज्यादा मजा आया और उन्होंने अपने स्कोर के बारे में झूठ नहीं बोला। प्रशंसा ने उन्हें सिखाया कि सीखने की प्रक्रिया ही सबसे जरूरी है। तो यही बात आलोचना पर भी लागू होती होगी।
किसी बच्चे को तुम गैर जिम्मेदार हो कहने के बजाय शायद ये कहना बेहतर है कि ये काम अधूरा लग रहा है, इसे पूरा करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? आपने एकदम सही पकड़ा। मतलब व्यक्ति पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। जज मत करो, सिखाओ, क्योंकि ये सब एक सीखने की प्रक्रिया है। यहां तक सुनने के बाद शायद कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूं, मेरी तो स्थिर मानसिकता है, क्या मैं बदल सकता हूं? और मुझे लगता है कि स्रोतों का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है। हाँ बिल्कुल, जवाब है हाँ, मानसिकता को बदला जा सकता है। सच में? और सबसे कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ ये जान लेना कि 2 तरह की मानसिकताएं होती हैं, यही बदलाव का पहला और सबसे बड़ा कदम है। ये आपके दिमाग को एक नया विकल्प देता है। अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करेंगे तो आपके पास चुनने का एक विकल्प होगा। तो ये एक सफर है। हाँ। इसका पहला कदम क्या है? पहला कदम है अपनी स्थिर मानसिकता वाली आवाज को पहचानना और स्वीकार करना। हम सब में दोनों मानसिकताएं होती हैं। कोई भी 100% विकास की मानसिकता वाला नहीं होता। अच्छा। हमें ये समझना होगा कि कौन सी परिस्थितियां हमारी स्थिर मानसिकता को उकसाती हैं, उसे ट्रिगर करती हैं। क्या ये कोई नई चुनौती है? क्या ये किसी की आलोचना है या कोई बड़ी असफलता? बस उस आवाज को पहचानना है जो हमें जज करती है। ठीक है, तो पहले उसे पहचानो। अगला कदम तो काफी मजेदार है। कौन सा? अपनी उस स्थिर मानसिकता वाली आवाज को एक नाम देना। जैसे कोई चिड़चिड़ा पड़ोसी या कोई ऐसा किरदार जो हमेशा शक करता रहता है। हाँ, स्टैनफोर्ड के छात्रों ने कुछ मजेदार नाम दिए, जैसे गर्ट्रूड जो हर चीज में परफेक्शन चाहती है, या डेल डेंटन जो हर बात पर शक करता है। इससे क्या होता है? जब हम उस आवाज को एक पहचान देते हैं तो हम उससे थोड़ी दूरी बना सकते हैं। वो अब हम नहीं है, वो एक बाहरी आवाज है जिसे हम सुन सकते हैं और जिसके साथ हम बहस कर सकते हैं। और फिर आता है आखिरी कदम, उस आवाज को शिक्षित करना। बिल्कुल। जब आपकी स्थिर मानसिकता वाली आवाज कहे तुम ये नहीं कर सकते, तुम में काबिलियत नहीं है, तो आप विकास की मानसिकता के साथ जवाब दें। क्या जवाब दें? मैं अभी यह नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, मैं मेहनत करके बेहतर हो सकता हूँ। ये एक संवाद है। आप उस आवाज को नजरअंदाज नहीं कर रहे, आप उसे विकास की यात्रा पर अपने साथ ले जा रहे हैं। फिल्म ग्राउंड हॉग डे का उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल मरे का किरदार एक ही दिन को बार बार जीता है। शुरुआत में वो अपनी स्थिर मानसिकता के अनुसार जीता है, वो दूसरों को मूर्ख बनाता है, अपनी होशियारी साबित करता है और सब कुछ अपने फायदे के लिए करता है। लेकिन वो जल्द ही सबसे ऊब जाता है और निराश हो जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि उसके पास अनंत समय है। वो इस समय का उपयोग नई चीजें सीखने के लिए कर सकता है। वो पियानो सीखता है, बर्फ की मूर्तिकला सीखता है, लोगों की मदद करना शुरू करता है। तो वो विकास की मानसिकता को अपना लेता है। हाँ, और जैसे ही उसकी मानसिकता पूरी तरह बदल जाती है, वो उस चक्र से मुक्त हो जाता है। तो असल में वो उस चक्र को तोड़ता ही एक विकास की मानसिकता अपनाकर है। ये एक बेहतरीन रूपक है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब हम सीखना और बढ़ना शुरू करते हैं तो हम अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये बिल्कुल साफ है कि हमारी एक छोटी सी धारणा कि हमारी क्षमताएं स्थिर हैं या उन्हें विकसित किया जा सकता है, हमारे पूरे जीवन को दिशा दे सकती है। हमने समझा कि ये दो मानसिकताएं कैसे प्रयास और असफलता को बिल्कुल अलग नजर से देखती हैं। और हमने ये भी जाना कि प्रशंसा और आलोचना के छोटे छोटे शब्द भी इन मानसिकताओं को बनाने या तोड़ने की ताकत रखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने ये सीखा कि हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं। ये कोई स्विच नहीं है जिसे एक बार में ऑन या ऑफ कर दिया जाए, बल्कि एक सफर है। हाँ, ये एक सफर है जिसमें हमें अपनी स्थिर मानसिकता को पहचानना, समझना और उसे धीरे धीरे विकास की राह पर लाना होता है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जो स्रोतों से ही लिया गया है। जरा सोचिए, आप जीवन के अंत में जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये हो सकता था, अपनी अनछुई प्रतिभाओं को किसी ट्रॉफी की तरह चमकाते हुए, या फिर मैंने उन चीजों के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया जिन्हें मैं सच में महत्व देता था। चुनाव आपका है। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।